नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट का लेटेस्ट वाला जो संस्करण है उसको करेंगे हम लोग। इससे पहले मैं बिहार स्पेशल के रजनीश कुमार से वन लाइनर आपको बहुत सारा कंप्लीट करवा दिया है। उसके कुछ एमसीक्यू बाकी हैं जो मैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से ज़्यादा सवाल आते हैं, बिहार स्पेशल करंट के सवाल थोड़े से कम रहते हैं, लेकिन दोनों में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। कभी किसी से ज़्यादा पूछ लेता है तो कभी एक से कम पूछ लेता है, इसलिए दोनों पक्षों को सही से तैयार कीजिएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का मैं वन लाइनर कराऊंगा आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जितने वन लाइनर कराऊंगा सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता है कि नहीं ये यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाएगा, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। बीपीएससी के लिए सब कुछ मिलेगा आपको इस चैनल पर, जो भी आप सोच सकते हैं सब कुछ मिलेगा। गाइडेंस से लेकर आपको सब कुछ मिल जाता है इसका। ओके, चलिए शुरू करते हैं कि भारत के प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। 18 अगस्त 2023 का करंट अफेयर है। कहाँ पर किया गया है तो बेंगलुरु में किया गया है। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का बनाया गया है। किस राज्यसभा के विधानसभा के द्वारा राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। तो केरल विधानसभा ने 9 अगस्त 2023 को प्रस्ताव पारित किया कि केरल का नाम बदलकर केरलम कर देना चाहिए। केरलम देख रहे हैं आप यहाँ पर, लेकिन ये केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव गया है। ये काम केवल और केवल संसद ही कर सकती है। राज्य सरकार का प्रस्ताव रहे या मायने नहीं रखता है ये। ओके, अगला क्या है यहाँ पर देखिए कि गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधानसभा में अधिनियम पारित करने भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। पहली बात तो गिग कर्मी कौन होते हैं, जो स्विगी जोमेटो या इनके जो डिलीवरी मैन आपको दिखते हैं ये गिग कर्मी में आते हैं। गिग कर्मी का मतलब होता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जो लोग काम करते हैं। आपके घर जो पार्सल पहुँचाने आते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह को, वो सभी के सभी किस में आते हैं तो गिग कर्मियों में आते हैं। इनको सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस और वगैरह वगैरह प्रोवाइड करवाने के लिए पहली बार कहाँ पर पारित किया गया तो राजस्थान विधानसभा ने अधिनियम पारित किया है। अगला इस अधिनियम का नाम क्या है तो राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक पंजीकरण और कल्याण अधिनियम 2023 इसका नाम है। किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति 2022-2027 का अनावरण किया है तो गुजरात राज्य ने किया है। सेमीकंडक्टर नीति को पहली बार बनाया गया है गुजरात राज्य में। ओके, किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है तो ये तेलंगाना में हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है 3D प्रिंटेड। ओके, यह तेलंगाना में कहाँ पर स्थित होगा तो सिद्धिपेट नामक जगह है, वहीं पर स्थित होगा। ये हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है 3D प्रिंटर की मदद से। जैसे 3D प्रिंटर की मदद से पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया गया है, सर्च करके देखिएगा तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अजीत पवार ने किस राज्य में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है तो महाराष्ट्र में शपथ लिया है इन्होंने, अजीत पवार ने, और 2 जुलाई को लिया है। टी.एस. सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं तो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बने हैं टी.एस. सिंहदेव। उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में 948 विरासत वृक्षों के संरक्षण व सौंदर्यीकरण के लिए कौन सी योजना को प्रारंभ किया है तो विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना को किसने शुरू किया है तो यूपी गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है। सबसे अधिक विरासत वृक्ष वाले प्रदेश के 5 जिले कौन से हैं तो देखिए प्रदेश के जो सबसे अधिक विरासत वृक्ष जहाँ पर हैं वो कौन से हैं तो सबसे ज़्यादा है बनारस विरासत वृक्ष, उसके बाद से प्रयागराज, फिर हरदोई, फिर गाजीपुर, फिर उन्नाव में है। ओके, अगला है आपका कितने विपक्षी दलों ने वर्ष 2024 के लिए लोकसभा चुनाव में एनडीए के मुकाबला करने के लिए इंडिया का गठन किया है तो करीब में 26 विपक्षी पार्टियां हैं जो इकट्ठी हुई हैं और इन्होंने एक संयुक्त मोर्चा बनाया है जिसका नाम क्या रखा गया है इंडिया। इंडिया का फुल फॉर्म भी पढ़कर जाइएगा एग्जाम में, अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस INDIA इसका नाम रखा गया है। केंद्र सरकार के द्वारा मणिपुर हिंसा के जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया है 4 जून 2023 से अजय लांबा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में मणिपुर हिंसा की जांच के लिए अजय लांबा जी के अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई है। अगला है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क का वर्ष 2023 में कौन सा संस्करण जारी किया गया है तो 8वां संस्करण जारी किया गया 5 जून 2023 को NIRF का। ओके, NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 में कितनी श्रेणियों और विषयों को शामिल किया गया है तो इसमें 13 श्रेणी और विषयों को शामिल किया गया है। रैंकिंग में किस संस्थान ने टॉप किया तो IIT मद्रास ने टॉप किया है। भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास कहां पर किया जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भिवांडी तालुका ठाणे महाराष्ट्र में
भारत का पहला कार्बन तटस्थ यानी कि CO2 इमिशन वहाँ पर टोटल करेंगे तो जीरो हो जाएगा। जितना अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन तो करेगा ही कोई इंसान, कहीं से नहीं तो नाक से तो कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। अगर पेड़ पौधे होंगे उतने जो जितने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े जा रहे हैं उनको अवशोषित कर लेंगे तो हम उनको क्या कहेंगे कि कार्बन तटस्थ है, जीरो यहाँ पर इमिशन है। ओके। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-2023 को किस अवसर पर जारी किया गया? तो 7 जून 2023 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर इसको जारी किया गया। SFSI 2022-2023 जारीकर्ता कौन है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। 5वां संस्करण था। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान केरल का आया है, छोटे राज्यों में प्रथम स्थान गोवा का है, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर का है। किसमें? तो खाद्य सुरक्षा में। और बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान क्रमशः 5वां और 19वां है। कितना है? उत्तर प्रदेश का स्थान है 5वां और बिहार का 19वां स्थान है। बड़े राज्यों में भी हम नीचे से ही हैं। विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने हेतु किस राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया है? इसका नाम रखा गया माहिर मिशन रखा गया। मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, माहिर रखा गया इसका नाम। माहिर को संयुक्त रूप से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो विद्युत मंत्रालय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से इसको शुरू किया गया है। किस राज्य ने हवाई अड्डे पर नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता किया है? तो बिहार सरकार ने समझौता किया हवाई अड्डों पर नए सिविल एन्क्लेव बनाने के लिए। ये नए सिविल एन्क्लेव किन हवाई अड्डों पर बनाए जाएंगे? तो दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डों पर सिविल एन्क्लेव बनाए जाएंगे। कहाँ पर? तो दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डों पर बनाया जाएगा। अगला है कि भारत के किसी भी पूर्वोत्तर राज्य के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य ने जारी किया है। मेटा इंडिया यानी कि फेसबुक इंडिया और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? मेटा का ही फेसबुक नाम था पहले। अमृत जनरेशन अभियान, नए भारत के सपने, इस अभियान को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने फेसबुक के साथ, मेटा के साथ मिलकर शुरू किया है। गुजरात का पहला जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अहमदाबाद में आयोजित किया गया है ये। और जो इस सम्मेलन का कौन सा सम्मेलन? तो जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन का किसके द्वारा आयोजन किया गया है? तो यूनिसेफ के द्वारा आयोजन किया गया है। और एलिक्सर फाउंडेशन द्वारा जलवायु परिवर्तन विभाग व PIB के सहयोग से इसको किया गया। इस दौरान कौन से फोरम लॉन्च किए गए हैं? तो गुजरात क्लाइमेट चैंपियंस फोरम को भी इस दौरान लॉन्च किया गया। वेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाने के लिए कौन सी ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग प्रणाली लॉन्च की गई है? तो सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग प्रणाली को लॉन्च किया गया है। वेस्ट टू वेल्थ का मतलब कचरे से कुछ अच्छी चीज़ें बना लेने के लिए। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर शांति समिति का गठन किया है? तो अनसुईया उइके की अध्यक्षता में मणिपुर शांति समिति का गठन किया गया। अनसुईया उइके की अध्यक्षता में। अनसुईया, मणिपुर से जुड़ा हुआ हर फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। किस राज्य के 5 इमारती और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो तेलंगाना की इमारतें हैं जिनको चुना गया है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सिद्धिरमैया बने हैं, आपको तो पता ही होगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो डॉक्टर DK शिव कुमार ने ली है। डॉक्टर नहीं, DK शिव कुमार ने शपथ ली है। किस राज्य का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है? तो केरल राज्य का ये उच्च न्यायालय है जो क्षेत्रीय भाषा में अपने निर्णय को प्रकाशित करता है। जो भी वो निर्णय देगा उसको वहाँ के लोकल लैंग्वेज में प्रकाशित किया जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, ज़रूर इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। विधि आयोग क्या एक संवैधानिक संस्था है? नहीं, ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसको भी ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? तो इसका नाम अमृत उद्यान रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? तो अमृत उद्यान नाम रखा गया है। अगला है स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला राजस्थान राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान राज्य बना है। लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो कोनराड संगमा जो है, कोनराड संगमा, इन्होंने शपथ ली है मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में। मध्य प्रदेश में गठित 53वें जिले का नाम क्या रखा गया है? तो मऊगंज एक नया जिला बनाया गया। MP में मऊगंज एक नया जिला बनाया गया, मऊगंज जिला बनाया गया है। किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए पहली बार जल बजट को प्रस्तुत किया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो ये केरल राज्य ने प्रस्तुत किया है जल बजट को।
भारतीय निर्वाचन आयोग 10 अप्रैल 2023 को किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो आम आदमी पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। देश में अब 6 पार्टियां जो हैं वो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा में युक्त हैं। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, राष्ट्रीय पार्टी दर्जा देने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है और किन क्राइटेरियों के आधार पर राज्य पार्टी का दर्जा दिया जाता है, इसको ज़रूर देख कर जाइएगा। एग्जाम में सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है वहाँ से। केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा किस भाषा में भारत के संविधान का पहला संस्करण जारी किया गया है? तो डोगरी भाषा में किया गया है। डोगरी भाषा में किया गया। डोगरी भाषा में, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया नमो पथ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दादर नागर हवेली और दमन दीव में ये नमो पथ उपस्थित है। नमो पथ कहाँ पर है? नमो पथ क्या है? ये तो समफ्रीट तटीय सैरगाह है। ये मतलब कि सी फ्रंट है। समफ्रीट पढ़ दिया मैंने, गलत पढ़ा मैंने, माय मिस्टेक, सॉरी। सी फ्रंट है। सी फ्रंट का मतलब जैसे रिवर फ्रंट होता है, समुद्र के किनारे का जगह होता है जहाँ आप घूमने टहलने जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है? इस तिथि को ध्यान में रखिएगा, 28 मई 2023 ईस्वी। 28 मई 2023 ईस्वी। 28 मई 2023 ईस्वी। इस भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत इस भवन का निर्माण किया गया है। इस भवन में लोकसभा और राज्यसभा हेतु कितनी सीटें हैं? यही पूछ लिया गया था टीआरई के एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं मैं आपको। कुल 1272 सीटें हैं, ये भी पूछा गया था। और 888 लोकसभा की सीटें हैं और 384 राज्यसभा के सीटों को रखा गया है नए संसद भवन में। संसद में लोकसभा भवन को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? तो राष्ट्रीय पक्षी मयूर के थीम पर उसको डिजाइन किया गया है। मयूर के थीम पर डिजाइन किया गया है उसको। राज्यसभा को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? तो देखिए यहाँ पर लोकसभा को मयूर पर और राज्यसभा हमारे राष्ट्रीय पुष्प कमल के डिजाइन पर तैयार किया गया है। कमल के डिजाइन पर राज्यसभा और पुष्प के डिजाइन पर कमल के डिज़ाइन पर राज्यसभा और पक्षी के डिज़ाइन पर हमारा लोकसभा का डिज़ाइन किया गया है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अगला चलते हैं कि भवन में किस ऐतिहासिक राजदंड को एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया है? तो सेंगोल को एक रखा गया है सिंबॉलिक तौर पर। किस प्राचीन साम्राज्य में सेंगोल को सेवा कर्तव्य राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता था? तो सेंगोल चोल साम्राज्य से संबंधित है। चोल साम्राज्य से सेंगोल किसका प्रतीक है? तो सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक है। कौन सा भारतीय राज्य बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है ये। सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट, यही है सक्षम का फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा, 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने देश के पहले मरीन के निर्माण की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य ने की है। मरीन के निर्माण किस जिले में किया जाएगा? मरीना का निर्माण तो ये उडुपी जिले में किया जाएगा। उडुपी जिले में आरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो आरावली ग्रीन वॉल परियोजना को शुरू किया गया है। आरावली ग्रीन वॉल परियोजना को शुरू किया गया है। आरावली आपका राजस्थान गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है ये। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पैसेंजर रोपवे की आधारशिला रखी गई? तो बनारस में बनारस कैंट स्टेशन से गदोलिया के लिए रखी गई है। भारत सार्वजनिक यातायात के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला विश्व का कौन सा देश होगा? तो तीसरा होगा बोलीविया और मैक्सिको के बाद भारत ही होगा। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो हुबिल धारावर में द सिद्धू राधा स्वामी जी हुबिल्ला जंक्शन पर किया गया है। ये विश्व का सबसे बड़ा होगा। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 1507 मीटर है। नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो कौन बनी है? तो नदी के अंदर चलने वाली प्रथम मेट्रो बनी है कोलकाता मेट्रो। और नदी के ऊपर नाव में चलने वाली मेट्रो पर ये पहली कहाँ पर बनी है? तो केरल में बनी है। इस दोनों अंतर को ध्यान में रखिएगा। बोट मेट्रो कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये केरल में। और नदी के अंदर से सुरंग बना के कहाँ पर मेट्रो चलाई जा रही है? तो कोलकाता में शुरू किया गया है। ओके, कोलकाता मेट्रो के लिए किस नदी के अंदर सुरंग बनाई गई? तो हुगली नदी के अंदर से सुरंग बनाई गई है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड परिवहन प्रणाली का नाम क्या है? तो रैपिडेक्स नाम रखा गया है। इसका रैपिडेक्स नाम रखा गया है। इसका संचालन किन शहरों के मध्य होगा? तो दिल्ली, मेरठ, पिरहार, कुनफर सुरंग का उद्घाटन किया गया है। तो अप्रैल 2023 में रामबन जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अवस्थित
कीबीतू से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ 10 अप्रैल 2023 को किया है। इस तिथि को ध्यान में रखिएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है चीन की सीमा से लगते हुए गाँवों को वाइब्रेंट बनाना है, सारी सुविधाएं मुहैया करवाना, जिससे गाँव की आबादी माइग्रेट ना करे। तो अरुणाचल प्रदेश में एक गाँव है कीबीथू। कीबीथू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और अमित शाह जी ने शुभारंभ किया है इसका, गृह मंत्री जी ने। अगला आपका भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज कौन सा है? तो ये अंजी खंड ब्रिज है। यह रेल ब्रिज किस रेलखंड का हिस्सा है? तो उधमपुर बारामूला वाया श्रीनगर का हिस्सा है, यानी कि जम्मू कश्मीर में बन रहा है। ये जम्मू कश्मीर बन रहा है। इस पुल की लंबाई कितनी है? तो 725 मीटर है। 725 मीटर है। 25 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ पर शुरू की गई है? तो कोच्चि केरल में शुरू की गई है। नमो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर किया? सिलवासा दादर नागर हवेली में किया है, सिलवासा में। ओके। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 किसके द्वारा जारी किया गया? तो विद्युत मंत्रालय ने इसको जारी किया है। यह सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा विकसित किया गया है। अगला है इसमें कि यह किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, इसके द्वारा विकसित किया गया है, इसके सहयोग से। फ्रंट रनर श्रेणी के में कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना इसमें फ्रंट रनर हैं। अचीवर है असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। और कंटेंडेंट श्रेणी के राज्य केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं आपसे। 2022 में न्याय देने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक राज्य है न्याय देने के मामले में शीर्ष स्थान पर। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पर यूपी है, जहाँ पर सबसे कम जस्टिस मिलता है। न्याय सबसे कम कहाँ पर मिलता है? तो उत्तर प्रदेश में मिलता है। किस जिले में उत्तर प्रदेश की सरकार ने रामलैंड नामक एक थीम पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो अयोध्या में रामलैंड बनाया जाएगा। कहाँ पर? अयोध्या में। किसकी तर्ज पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस पार्क को विकसित करने की घोषणा की गई है? तो डिज्नीलैंड के तौर पर यूएसए में जो डिज्नीलैंड है उसी के तहत रामलैंड को भी विकसित किया जाएगा। किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ललितपुर जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर पहली बार फार्मा पार्क बनाया जा रहा है। भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का अनावरण कब होगा? तो नवंबर 2023 में इसका अनावरण किया जाएगा। किस जगह भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किया जा रहा है? तो मुंबई में इसका निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? तो मुंबई में। मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण कब हुआ है? तो 30 अप्रैल 2023 को मन की बात का 100वां एपिसोड प्रकाशित किया गया। 30 अप्रैल 2023 को, ज़रूर ध्यान में रखिएगा इसको। अगला है आपका कि मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड कब प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रसारित हुआ था तो 3 अक्टूबर 2014 को ये प्रसारित हुआ था। किस जगह 8वां रायसीना डायलॉग 2023 आयोजित किया गया? तो रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। रायसीना डायलॉग 2023 का थीम क्या था? इसका थीम था प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ओके, यही था इसका थीम। थोड़ा सा कठिन है लेकिन ध्यान में रखिएगा। 8वीं रायसीना डायलॉग मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा, जॉर्जिया मेलोनी। ये इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, यही थी रायसीना डायलॉग की मुख्य अतिथि। रायसीना डायलॉग प्रतिवर्ष कब से आयोजित किया जा रहा है? तो 2016 में शुरू किया गया था रायसीना डायलॉग को, 2016 में। अगला है आपका वैभव फेलोशिप भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा वैभव फेलोशिप को शुरू किया गया है। वैभव फेलोशिप किसके लिए है? तो भारतीय प्रवासियों के लिए है ये। स्वच्छोत्सव 2023 के तहत अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो मार्च 2023 तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये इंदौर के मध्य प्रदेश में किया गया, मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था। इस समागम के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली जो थे वो प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। अगला है PBD विषय का थीम क्या था? तो प्रवासी अमृतकाल में भारत के विकास के विश्वसनीय भागीदार, यही था प्रवासी भारतीय दिवस का थीम। अगला है किस राज्य ने वर्ष 2030 तक सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन के प्रयोग का लक्ष्य रखा है? उत्तर प्रदेश ने लक्ष्य रखा है कि 100 सरकारी विभाग जो है उसमें 100% इलेक्ट्रिक वाहन का ही उपयोग होगा। अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है जो DNA डेटाबेस तैयार कर रहा है। भारत में रेलवे नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है ये राज्य।
प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत पहल की 20वीं वर्षगांठ का संबोधन किया। इस पहल का संबंध किस राज्य से है? तो ये है गुजरात राज्य से संबंधित है स्वागत पहल। स्वागत से तात्पर्य क्या है? तो स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यही है स्वागत का फुल फॉर्म। भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तिरुवनंतपुरम केरल में रखी गई है। राष्ट्रीय हमारा समाप्त हुआ है, अब अंतर्राष्ट्रीय को शुरू करते हैं। इसके कुछ हिस्से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आर्थिक जो हमारे डेवलपमेंट हुए हैं, करंट अफेयर है, उसके साथ कंप्लीट कर लेंगे। ओके, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जहाँ भी संभव हो सके। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, को अगर कुछ फीडबैक देना हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। ओके, क्या है पहला कि प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो सुपरमार्केट में जो पतली पॉलीथीन वगैरह होती है उस पर बैन न्यूजीलैंड ने लगाया है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया? तो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 के SDG रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? 112वें स्थान पर है और हमारा स्कोर है 63.4 मात्र हमारा स्कोर है। इस रैंकिंग में शीर्ष देश पर स्तर पर कौन है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये जो रैंकिंग है इसमें है आपका फिनलैंड टॉप पर है, स्कोर है 86 और अंतिम देश है दक्षिणी सूडान और स्कोर है 38। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए वर्ल्ड पीस इंडेक्स जो है ये जारी करती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा जारी की जाती है। ओके, इस सूचकांक में कितने स्वतंत्र देश व क्षेत्र शामिल हैं? तो 163 देशों को शामिल किया गया इस सूचकांक में। इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है सबसे शांतिपूर्ण देश। इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण अफगानिस्तान है जिसका सबसे अंतिम रैंक। भारत की रैंकिंग इसमें क्या है? तो 126वां रैंक रखा है इन्होंने, पता नहीं किस हिसाब से। किस देश ने 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? तो इस बार SCO की मेज़बानी भारत में किया गया है। भारत की तरफ से इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो मोदी जी ने वर्चुअली की। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मोदी जी ने की थी। शिखर सम्मेलन 2023 का केंद्रीय विषय क्या था? SCO का। तो टुवर्ड्स ए सिक्योर SCO, यही था इस बार का थीम, टुवर्ड्स ए सिक्योर SCO। हाल ही में कौन सा देश SCO का 9वां सदस्य बन गया है? तो ईरान जो है, ईरान ये SCO का 9वां सदस्य बन गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 4 जुलाई 2023 ईस्वी को मोदी जी ने 13-14 जुलाई 2023 के मध्य किस देश की यात्रा पर थे? तो फ्रांस देश की यात्रा की इन्होंने। वहाँ फ्रांस की यात्रा किस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बने? तो फ्रांस के राष्ट्रीय डे परेड होता है उसी का हिस्सा बने थे। बास्टिल डे कहते हैं उसको। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस को किस नाम से जाना था? तो बास्टिल डे। तो बास्टिल डे परेड में मोदी जी ने हिस्सा लिया पिछले महीने। IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ पर खोला जा रहा है? IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर आबू धाबी UAE में खोला जाएगा। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला यूरोपीय देश का नाम क्या है? तो UK है जो इस समय शामिल हो गया, यूनाइटेड किंगडम। हेनले द्वारा जारी विश्व पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में शीर्ष देश सिंगापुर है। भारत की रैंकिंग इसमें 85 दी हुई है, 85 है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो सूरीनाम ने उनको सम्मानित किया है, द्रौपदी मुर्मू जी को। इस पुरस्कार को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2023 में अरब सागर बनने वाले पहले चक्रवात का क्या नाम है? तो बिपरजॉय चक्रवात आया था। किस देश ने इसका नाम रखा था? तो बांग्लादेश ने बिपरजॉय का नाम रखा था। द इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2023 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की जाती है। 5वां संस्करण था इसका। समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया इस बार टॉप पर रहा टाइम्स हायर एजुकेशन में। इस सूची में दूसरे स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय है? तो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी जो है वो रहा दूसरे स्थान पर। और इस सूची में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो अमृत विद्यापीठम कोयम्बटूर तमिलनाडु इसमें शीर्ष पर रहा है भारत का। इसे समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान प्रदान किया गया? तो 52वां रैंक प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में कितने देशों का चुनाव किया गया है? तो 5 देशों का चुनाव किया गया है। गैर अस्थायी सदस्य, अस्थायी नहीं है ये, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया को शामिल किया गया है। ये देश किस देश का स्थान लेंगे? अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना,
संयुक्त अरब अमीरात, इन सभी देशों का स्थान लेंगे ये। अगला है आपका, ये निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? तो जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इन देशों ने अटलांटिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। 8 जून 2023 को ऋषि सुनक प्रधानमंत्री यूके, जो बाइडन राष्ट्रपति यूएसए, इन दोनों ने हस्ताक्षर किए। अटलांटिक घोषणा पर 2 देशों ने, अमेरिका और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने अटलांटिक घोषणा पर हस्ताक्षर किया है। मार्शल द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो हांगकांग जो है वो सबसे महंगा शहर है। रैंकिंग विश्व के 2 सबसे सस्ते शहर कौन से हैं? तो इस्लामाबाद है पाकिस्तान का, वो है सबसे अंतिम, और कराची है जो सबसे सस्ता शहर है दुनिया का। रैंकिंग में भारत का सबसे सस्ता शहर, सबसे महंगा कौन सा है? तो मुंबई सबसे महंगा शहर है भारत का। ओके। अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए हैं। 2 बार इन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया है। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा 2023-27 पर किसने हस्ताक्षर किया? तो नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने इस पर हस्ताक्षर किया है। अगला है आपका करंट अफेयर। देखिए यहाँ पर ध्यान से, बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला कौन सा है? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस इंडेक्स को जारी करती है। 146 देश हैं इसमें। आइसलैंड टॉप पर है और अफगानिस्तान सबसे अंतिम पर है। भारत की रैंक 127 है जेंडर गैप इंडेक्स में। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा गहरे समुद्र में समुद्री जीवन के रक्षा के लिए पहली संधि अपनाई गई है। तो उच्च समुद्री हाई सी ट्रीटी को अपनाया गया है। इस संधि को कब अपनाया गया? तो इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन के दौरान इसको अपनाया गया। इसका आयोजन यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किया गया। अगला है आपका कि द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है स्टार्टअप जीनोम के द्वारा। रिपोर्ट के आधार पर तैयार रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो सिलिकॉन वैली जो है ये सबसे टॉप पर है स्टार्टअप के मामले में। दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क सिटी और लंदन है। रैंकिंग में शीर्ष 20 शहरों में शामिल भारत का एकमात्र शहर है बेंगलोर। बेंगलोर की रैंक है 20वीं, जो टॉप 20 में शामिल है। जून 2023 में पेटरी ऑर्पो को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? तो फिनलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया। प्रधानमंत्री मोदी को विश्व के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल से मोदी जी को सम्मानित किया गया है, ऑर्डर ऑफ द नाइल से। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी करती है। तो कौन से शहर रहने के लिए सबसे अच्छा है और कौन सा शहर रहने के लिए सबसे घटिया है। इस सूचकांक में 173 देश शामिल है, जिसमें वियना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी टॉप पर है। ये देश सबसे खराब है दमिश्क सीरिया में। सूचकांक में शामिल भारतीय शहर नई दिल्ली और मुंबई का रैंक 141, चेन्नई का रैंक 144, अहमदाबाद 147, बेंगलुरु का रैंक 148 है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 में पहले स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन को प्राप्त हुआ है एशिया में। ओके। भारतीय संस्थानों में किस संस्थान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो आईआईएससी बेंगलोर को टॉप मिला है। आईआईएससी बेंगलोर को 48वीं रैंक मिली है इसमें। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की जाती है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूची जारी करती है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा। 64 देश इसमें शामिल होते हैं। टॉप पर है डेनमार्क आपका, दूसरे तीसरे पर है इसमें आयरलैंड और स्विट्जरलैंड शामिल है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है वो 40वीं है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी जो किया गया है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, इसमें भारत की रैंकिंग 40 है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष 150 में भारत के किस संस्थान को स्थान प्राप्त हुआ है? तो आईआईटी बॉम्बे को 149वां स्थान प्राप्त हुआ है 150 देशों में। इस रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा स्थान है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी यूएसए जो है वो टॉप पर है। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो हिरोशिमा में किया गया है। इस बार हिरोशिमा में किया गया है। 19 मई से 21 मई 2023 तक G7 का आयोजन जापान के हिरोशिमा में किया गया है। इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो 49वां संस्करण था ये। इसमें भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की गई। किस भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की गई? मोदी जी गए थे पापुआ न्यू गिनी।
भारतीय प्रधानमंत्री और पापुआ न्यू गिनी में किस सम्मेलन में भाग लिया गया? तो फोरम ऑफ द इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन, इसमें भाग लिया भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने। क्वाड नेताओं की बैठक रद्द होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा की? तो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। क्वाड की बैठक होने वाली थी, उसको रद्द कर दिया मोदी जी ने, वो रद्द हो गया। उसके बाद ही मोदी जी कहाँ पर यात्रा पर गए? तो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे और वहाँ पर हमने ऑस्ट्रेलिया सरकार से बातचीत की, बहुत सारे समझौते भी किए हैं। सिडनी स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? तो लिटिल इंडिया नाम रखा गया है, इसका लिटिल इंडिया रखा गया है। किन देशों के मध्य 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में किया गया। इसका उद्घाटन दावकी मेघालय में किया गया है। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली त्यौहार को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है? पेंसिल्वेनिया ने दिवाली त्यौहार, जो हम लोगों का त्यौहार होता है, इसको वहाँ के स्टेट हॉलीडे के रूप में नामित किया है। आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर किस देश में स्थापित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया तंजानिया जंजीबार में। तंजानिया का जंजीबार एक स्वायत्त द्वीप है, हिंद महासागर, वहाँ पर किया है। और एक चीज़ सुनिएगा, दिल्ली ने किया है, यूएई में करेगा, अभी किया नहीं, करेगा। और आईआईटी मद्रास ने अपना पहला कैंपस यहाँ पर स्थापित किया है। सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन कावेरी को शुरू किया गया। भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को किस देश में लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई? तो नेपाल में ये परियोजना बनाया जाएगा, लोअर अरुण हाइड्रो पावर परियोजना। यह कितने मेगावाट की परियोजना है? तो 669 मेगावाट की परियोजना है। अगला है, किन दो देशों ने घोषणा की कि वे 2 वर्ष बाद अपने राजनयिक संबंधों को पुनः बहाल करेंगे? तो कतर और बहरीन ने ये घोषणा की है। ईरान ने 2016 के बाद पहली बार किस देश में अपना राजदूत भेजा है? तो यूएई में भेजा है, संयुक्त अरब अमीरात में भेजा है। नवनियुक्त राजदूत का नाम क्या है? तो रेजा अमेरी नाम है इनका, रेजा अमेरी। भूटान नरेश का क्या नाम है जिन्होंने 3 दिवसीय यात्रा भारत का दौरा किया? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इनका नाम है और इन्होंने भारत का दौरा किया है। विश्व का कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो ये फिनलैंड है जो नाटो का 31वां सदस्य बना है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 4 अप्रैल 2023 ईस्वी को। 20-21 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए? तो जापान के प्रधानमंत्री महोदय हैं। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मोदी जी एवं शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअली संयुक्त रूप से किया गया। इस मैत्री पाइपलाइन की क्षमता कितनी है? तो 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की इसकी क्षमता रखी गई है। 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, काफ़ी सारा हिस्सा मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया 31 मिनट में। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का एक तरह से रिवीजन करवा दूंगा मैं आपका सारा, लेकिन आप वीडियो को बस शेयर कर दिया कीजिए, नहीं तो बीच में मुझे छोड़ना पड़ जाता है, लोग देखते नहीं हैं। तो ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।